हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका दोस्त मैं आपको आज यूएस वीज़ा के बारे में कुछ नई जानकारियां दूंगा। और कुछ जानकारियां मैंने पार्ट फर्स्ट में दी थी, जो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें जनरल जानकारियां थी, सामान्य जानकारियां थी। लेकिन अब इसके बाद दूसरा चरण जो है, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि पार्ट सेकंड बताऊंगा, तो यहाँ पर ये क्लियर करना है कि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने डेट ले ली, आपका DS-160 का बायोमेट्रिक हो चुका है शिवाजी स्टेडियम वाले इलाके में, और तमाम फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, तो आपका एक स्टेप यूएस वीज़ा का क्लियर हो गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका आधा रास्ता क्लियर हो गया। अब बात आती है कि दूसरे चरण में क्या होगा। दूसरे चरण के लिए देखिए, आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। पहले आपको वहाँ कब पहुँचना है, क्या पहुँचना है। आपको इंटरव्यू का स्लॉट मिल गया होगा, तो जो भी स्लॉट आपको मिलता है, उदाहरण के लिए आपको यदि 9 बजे का स्लॉट मिला है, तो आप 9 बजे से पहले कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा पहले आप चाणक्यपुरी, अगर आप दिल्ली में हैं या कहीं और हैं, कलकत्ता या चेन्नई, तो वहाँ पर आप पहुँच जाइए, ताकि लास्ट मिनट उससे आप बच सकें। अब दूसरी चीज़ वहाँ पर एंटर करने के लिए है कि वहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत तकड़ी होती है यूएस एम्बेसी में। तो आपको वहाँ पे आपका मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाता है, और कोई बड़े आइटम, बड़े बैग वगैरह नहीं ले जाने दिए जाते हैं। छोटे बैग या छोटे पर्स दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप ये सब अपने दिमाग में रखें, ताकि आपको वहाँ जाके उस समय बेचैनी ना हो कि इसको कहाँ रखें, क्या रखें, इससे बचा जा सके। तो आप पहुँच गए 1 घंटा पहले, तो आपको लाइन में लगना होगा। और वहाँ पे आप, यूएस वीज़ा का पुराना बैकलॉग बहुत है, तो काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं। सामान्यतः यूएस वीज़ा पे लाइनें लंबी होती हैं, लेकिन अब इस समय कोविड के बाद ज़्यादा ही लंबी हो रही हैं। तो वहाँ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से शाम तक चलता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 9 बजे का, तो आपको टाइम अपने हिसाब से मिलेगा ऑनलाइन उस पर आप रहिए। अब जो शिवाजी स्टेडियम में आपकी फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं, वो एक बार से फिर आपको एक रूम में बैठा दिया जाता है बाहर, वहाँ बैठे रहेंगे। फिर आपको ग्रुप में 5-5, 10-10 लोगों को फिर अंदर भेजा जाता है, और अंदर भेजने के उपरांत फिर आपका एक बार फिर वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है, कि जो शिवाजी स्टेडियम में हुआ है वो फिर वहाँ दोबारा होता है। दोबारा होने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है। बिठाने के बाद आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि वहाँ पे 10-15 काउंटर होते हैं, और किस काउंटर पर आएगा आपको नहीं पता होता है। वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो बताते हैं कि आपको कहाँ, कौन से काउंटर पे जाना है। तो आप तसल्ली से अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, और वहाँ के उसके लिए तैयार रहिए। जैसे ही आपका नंबर आए, तो आप जिस काउंटर पे बुलाया जाए वहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा, और खिड़की से कम 3 से 4 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो ये वहाँ पे होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। तो जैसे ही आगे वाले का ख़त्म होगा, तो वो आपको इशारा करेंगे और आपको वहाँ पर प्रस्तुत होना होगा। और प्रस्तुत होते ही वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे आपको सामान्य अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग या नमस्ते, जो भी आप जिस भाषा में करना चाहें, या जिस भाषा में आपने इंटरव्यू की भाषा रखी है, हिंदी, इंग्लिश या तमिल, तेलुगु वगैरह, क्योंकि वहाँ पे दुभाषी भी होते हैं, वो आप करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में आती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्या कपड़ा पहन के जाएं, कैसी ड्रेस पहन के जाएं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कपड़ों का कोई ख़ास महत्व नहीं होता। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों, और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, आपका शरीर देखने में ठीक लगे कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आपने आज नहाया वगैरह है वगैरह,
इस तरह की सामान्य बातें। बाकी आप कुछ ही पहन के जा सकते हैं, कुछ लोग सूट पहन के जाते हैं, कुछ पहन के जाते हैं, आप धोती में जा सकते हैं, आप लुंगी में जा सकते हैं, आप किसी भी ड्रेस में जा सकते हैं। वो सामान्य वर्किंग ड्रेस होनी चाहिए जो आदमी पहन के निकल सकता है, जिसमें कोई भद्दा न महसूस करे, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। तो ये तो रही है वस्त्रों की बात। अब यहाँ से फिर सिलसिला शुरू होता है कि आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट देखिए रखने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं कब पूछ लिया जाए। लेकिन मैं शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि 90% स्थिति में 90 से 95 वो डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर, क्योंकि अमेरिका जाने का टिकट महंगा होता है, रहना महंगा होता है, सब कुछ होता है, तो आपको ये कुछ चीज़ें अपनी एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए, जिसमें आपके आयकर रिटर्न हो, जिसमें आपके बिजनेस का टर्नओवर हो, जिसमें आपके प्रॉपर्टी के कागजात हों। ये सारी चीज़ें आपको उसमें रखनी है, ताकि इससे लगे कि आप जा रहे हैं तो आप अपने पीछे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं, जिसकी वजह से आपको वापस आना ही आना है। यदि आपका कुछ ऐसा नहीं है तो उससे इंटरव्यू में आपको दिक्कत होगी, जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ें आपने तैयार रखनी है। अब आता है कि आपने फ़ाइल तैयार रख ली, आपका जैसे ही नंबर आया तो आप अपने पासपोर्ट को हाथ में रखिए, और वो वहाँ पे पूछेंगे मे आई सी योर पासपोर्ट, अंग्रेजी में बोलेंगे या हिंदी में, या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ। तो आवेदन करने के बाद उनको तुरंत पासपोर्ट हैंड ओवर कर दीजिए। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि DS 160 में जो आपने सूचनाएं पहले भरी हैं, क्योंकि B1 B2 वीज़ा लगभग एक ही कैटेगरी होती है, तो उसमें जो सूचनाएं भरी हैं वो बिल्कुल आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भरी कुछ और हों और वहाँ पर कुछ और जवाब दे दें। तो इन चीज़ों का फिर वो आपका एक तरह से नेगेटिव हो जाएगा और आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि सारी प्रक्रिया में 1-2 मिनट से 3 मिनट से लेकर 4-5 मिनट तक पूरी हो जाती हैं। सामान्यतः जो प्रक्रियाएं होती हैं वो 2 से 3 मिनट पर हो जाती हैं, उसी में डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं वो आपकी सूचनाओं को, जो आपको बार कोड मिला होगा पासपोर्ट में नत्थी कर देते हैं पीछे से, उसके आधार पर आपकी सूचनाओं को खोलता है और वो सिर्फ एक बार आपको देखता है जब वो आपसे पासपोर्ट मांगता है। सामान्यतः वो उसी को देखता रहता है और आपसे सवाल पूछते रहता है। आपको इस दिशा में अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए कि आप उसकी ओर देखें, देखते रहें, उसके सवालों को ध्यान से सुनें और नीचे की ओर ना देखें, ताकि आप में आत्मविश्वास झलके आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब 2-3-4 सवाल होते हैं जो सामान्यतः सभी से पूछे जाते हैं कि आपकी जाने का प्रयोजन क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ योर पर्पज़। एक पहला सवाल तो आप बता सकते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। जो भी आपका पर्पज़ हो वो आप साफ साफ बताएं। फिर दूसरा उनका प्रश्न होता है कि आप कहाँ रुकेंगे। तो रुकने के बारे में यदि आपका कोई नज़दीकी है तो आप बता सकते हैं कि मैं फ़लाने डिस्ट्रिक्ट में, फ़लाने स्टेट में US के रुकूँगा, और वहाँ पे वो मुझे फिर दिखाएंगे, घुमाएंगे, मेरी देखभाल करेंगे। तीसरा ये वो पूछते हैं कि आपका ख़र्चा कौन उठाएगा। तो खर्चा उठाने के संबंध में यदि आप स्वयं सक्षम हैं तो आप कह सकते हैं, और वो आपने उसमें DS 160 में भी भरा होना चाहिए कि मैं अपना स्वयं करूँगा। पता लगा DS 60 में लिख दिया कि मेरे पेरेंट्स करेंगे या मेरा भाई करेगा, वहाँ पर बता दिया कि मैं खुद करूँगा, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ वहाँ पे देखी जाती है कि फाइनेंस कौन होगा। तो 3 सवाल जो सबसे ही पूछे जाते हैं वो आपको सही देने हैं और पूरे ईमानदारी से देने हैं और बिना किसी झिझके देने। देखिए ये वीज़ा कोई इंटरव्यू का वीज़ा नहीं है, कोई नौकरी का वीज़ा नहीं है, नौकरी का इंटरव्यू नहीं है। आपको बड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई कर लेंगे, जो कि 1 आध महीने बाद फिर ट्राई हो जाता है, उसके बारे में भी आगे बताऊँगा। तो ये 3-4 सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं रखे हैं, कोई डॉक्यूमेंट मान लिया और वहाँ नहीं है, तो वो भी आपके वीज़ा नहीं मिलने का एक कारण बनता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे आगे एक यंग लेडी थी, उसको किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, उसने टिकट भी करा लिया था, सब कुछ करा लिया, बार 1.5 लाख मेरे खर्च हो गए हैं, ऐसे बता रही थी सब चीज़ें। लेकिन उसका कोई इम्पॉर्टेंट कागज़ था जो उस मीटिंग से रिलेटेड था, वो नहीं था।
तो वीज़ा ऑफिसर पसीजे नहीं, उन्होंने उसको वीज़ा देने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपकी वीज़ा की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीज़ा आप एक बार रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें समय सारणी कम से कम 1 से 2 साल रखनी चाहिए, ताकि उसमें वो ये देखते हैं कि आपका जो पुराने से परिस्थिति बदली या नहीं बदली, कि पुराने में जो आपने बताया था जिस वजह से रिजेक्ट हुआ, तो अब नया क्या है। तो ये चीज़ वो लोग देखते हैं। दूसरी बात जो ये होती है कि आपको वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि जो आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, आप निश्चित रूप से लौटेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको लगता है कि कहीं ये कहीं गुम ना हो जाएं, कहीं गायब ना हो जाएं। तो इसलिए उसकी प्रक्रिया बड़ी टफ होती है। इन सब चीज़ों करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपका वीज़ा स्वीकृत हो जाता है तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ मुस्करा के आपसे वीज़ा, आपका जो पासपोर्ट है उसको रख लेते हैं। और उसके बाद उसकी समय सारणी है 3 से 7 दिन। अगर आपने VIP वाला लिया है तो उतने दिन में आ जाता है, या फिर एक रिसीविंग सेंटर पे आता है वहाँ पर। और यदि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो ऐसी स्थिति में वो उसको आपको वापस कर देंगे। तो रिजेक्शन रेट भी 20 से 30% नॉर्मली होता है, क्योंकि US एक समृद्ध देश है, तो वो किसी को ऐसे आने नहीं देते हैं। और इन सब चीज़ों का कई चीज़ें होती हैं उनकी, जिनको वो ध्यान में रखते हैं कि ये जो व्यक्ति हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है तो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़, जो आपने चीज़ें भरी हैं तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि अपनी टूर की बुकिंग दिखा सकते हैं, जो ऑनलाइन हो जाती हैं। बाद में आप उसका पेमेंट कर सकते हैं जब आपका वीज़ा स्वीकृत हो जाए। ये भी आप उन्हें प्रोग्राम में बता सकते हैं, और ये आपने उसमें मेंशन किया होता है। दूसरा, एक चीज़ और देखते हैं, आपने किन्हीं और देशों की यात्रा की है नहीं की है, वो भी आपको बड़ा हेल्पफुल होता है कि आपने फलाने कंट्री में यात्राएँ की। उससे विश्वास होता है कि ये टूरिस्ट है और आता जाता रहता है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, और कोई परेशान नहीं होने की बात है। मेरा वीज़ा एक बार रिजेक्ट हुआ था 2020 में, 24 में मेरा स्वीकृत हो गया। उन्होंने अंत में मुझसे पूछा कि आपका क्यों पिछली बार हुआ, तो हमने कहा यही कारण था, मुझे यही कारण से जाना था। तो उनको थोड़ा सा मुस्कुराहट आ गई और मेरी बात पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने तुरंत मेरा वीज़ा स्वीकृत कर दिया, और ये मेरे लिए एक अच्छा सुखद अनुभव था। तो मैंने सोचा कि चूँकि मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था, आप लोगों को इस बात से क्लियर करूं। कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस से, सच्चाई से बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तब तक के लिए आप लोगों को सभी को गुड बाय और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप अपने कॉन्फिडेंस से जाइए वहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको वीज़ा अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।